हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरों को। तो देखिए, पहले जो हमें आर्टिकल बात करनी है वो है फायर क्रैकर बैन शुड नॉट बी ओनली इन दिल्ली CJI। तो देखिए, दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि पटाखों के ऊपर बैन केवल दिल्ली में ही क्यों लगाया जाए। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी कि दिल्ली में पटाखों के ऊपर कंप्लीट बैन है, जबकि भारत के और भी ऐसे शहर हैं जो वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी वहां खुले तौर पर पटाखों का इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ CJI का कहना था कि दिल्ली पे ही पटाखे बैन क्यों है। क्या दिल्ली एक एलिट सिटी है, या फिर दिल्ली हमारी राजधानी है, या फिर यहाँ पर संसद भवन या फिर सुप्रीम कोर्ट पाया जाता है। तो इसी वजह से दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है और भारत के और शहरों के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है। अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के हर नागरिक को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि अगर पटाखों पर बैन लगा रहे हो तो भारत के और क्षेत्रों में भी लगाओ, केवल दिल्ली में ही क्यों लगाया जा रहा है। और अगर नहीं लगा रहे हो तो फिर दिल्ली से भी हटाइए, क्योंकि फिर दिल्ली के लोगों के लिए भी हमें दूसरे उपाय ढूंढने पड़ेंगे साफ हवा के लिए, जिसे भारत के और शहरों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। केवल दिल्ली के लोगों पर ही वायु प्रदूषण के मामले में विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दिल्ली की सरकार काफी लंबे समय से अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रही है कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करे। दरअसल दिल्ली के अंदर सर्दियों के समय वायु का जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, और इसी वजह से काफी सालों से दिल्ली की सरकार सर्दियों के सीजन में खासतौर पर त्योहारों के मामले में पटाखों पर बैन लगा देती है, जिससे कि एयर क्वालिटी खराब ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार हर साल खराब होती आ रही है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया गया कि अब ब्लैंकेट बैन रहेगा, और केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR में भी ब्लैंकेट बैन रहेगा। तो इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, मामला है तो आप दिल्ली तक सीमित नहीं रखेंगे, वरना दिल्ली को भी पटाखों के मामले में पूरी की पूरी छूट देंगे। तो अभी फिलहाल सरकार को बोला गया है कि भाई आप इस मामले में डिसीजन लो कि क्या रहेगा, और प्रॉपर जो गाइडलाइन तैयार करनी है, चीज़ें जो व्यवस्थित करनी है, वो आप कंप्लीटली चीज़ों को पूरी तरह से फाइनलाइज कीजिए कि क्या आगे वाले समय में होने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, डिनाइंग अपवर्ड मोबिलिटी टू कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज डिफीट्स पर्पस ऑफ कोटा। तो देखिए, दरअसल एक खास बात जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई है वो ये है कि अगर कोई भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन अगर जर्नल कट ऑफ के मामले में भी अच्छा स्कोर कर लेता है और वो डिसेबिलिटी की जो इनकी कट ऑफ है उस कट ऑफ से ऊपर के मार्क्स स्कोर करता है, तो उसको तब भी जो PWD के लिए रिजर्व सीटें हैं उनमें ही उसको सर्विस दी जाती है या इसको सेलेक्ट किया जाता है, जबकि उसको जर्नल में सेलेक्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, बाकी मामलों में तो आप चीज़ों को बदल देते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो किसी खास कैटेगरी में आ रहा है उसके मार्क्स अच्छे तो जर्नल में उसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन PWD लोगों के लिए आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर PWD अच्छा स्कोर कर रहा है कोई स्टूडेंट तो उसको रिजर्वेशन में ही क्यों कंसीडर किया जा रहा है। आप उसको रिजर्वेशन से बाहर जर्नल में भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप जर्नल में कंसिडर करते हैं तो इस मामले में जो हम लोगों ने फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए सामाजिक समावेशिता की अवधारणा रखी है और जो उनके उत्थान का उद्देश्य रखा है वो भी पूरा हो पाएगा। और अगर आप लोग अच्छे जो मेधावी छात्र हैं अगर उनको आप कंसीडर करते हैं जर्नल के रूप में, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अधिक से अधिक संख्या के अंदर दिव्यांग छात्रों को किसी भी प्रकार से शामिल भी कर पाएंगे। केवल रिजर्व कैटेगरी में ही इन लोगों को सीमित कर देना, चाहे फिर इन लोगों ने अच्छा स्कोर भी कर रखा हो, तो ये पूरे के पूरे जो इनको रिजर्वेशन मिला है उस धारणा को यहाँ पे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और इनके लिए पॉजिटिव सिस्टम को नहीं बढ़ावा दे रहा है। तो जरूरी है कि पॉजिटिव सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों के लिए अगर स्कोर अच्छा है तो उस मामले में इनको रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर ना किया जाए, जर्नल के तहत इन लोगों को उस समय स्थान दिया जाए और चीजों को अरेंज किया जाए। तो काफी ये खास डिसीजन निकल करके आया सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीजों को समझा फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। क्या कहना है, क्या होना चाहिए जर्नल में कंसीडर या नहीं, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात है फिलहाल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये जब हम लोगों ने लास्ट वीकली किया था, तो पिछले जो वीकली क्लास थी उसमें आप लोग को ये क्लियर किया था कि देखिए, दरअसल फिलहाल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां सेशन चल रहा है और इस 80वें सेशन में बहुत सारे मुद्दों को लेकर डिस्कशन चल रहा है और ये हो रहा है अमेरिका के अंदर। तो इस दौरान बीच में एक मामला ये सामने आया कि पैलेस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। जिस समय यह प्रस्ताव रखा गया तो इस प्रस्ताव के मामले में भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया, यानी कि 142 देशों ने इसके फेवर में मतदान किया। 10 देश ऐसे थे जिन्होंने अगेंस्ट मतदान किया और 12 देशों ने इस समय एब्सटेन किया, यानी कि उन्होंने ना तो हाँ कहा ना कहा। अब ये एक खास स्थिति है पैलेस्तीन के लिए, क्योंकि भारत ने दरअसल पैलेस्तीन को भी समर्थन दे रहा है और सहयोग कर रहा है। भारत ने अपनी मंशा दिखाई है कि भारत किसी भी एक देश के पक्ष में नहीं है। अगर आप युद्ध को खत्म करने के लिए पैलेस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देना चाहते हैं तो बिल्कुल बात सही है और उसको मान्यता दीजिए। और इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि भारत ने पैलेस्तीन के विवाद को समाप्त करने के लिए 2 स्टेट डॉक्ट्रिन को फॉलो करने के लिए भी कहा है कि हम 2 राज्य सिद्धांत को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि पूरे युद्ध को शांत भी कराएगा और चीजों को ठीक भी रखेगा। इसके साथ ही अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, फिलहाल सुशीला कार्की को नेपाल का
अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। तो जिस प्रकार का जनसी विरोध प्रदर्शन हुआ है नेपाल के अंदर, वो पूरा का पूरा प्रदर्शन हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से खास रहा और पूरी सरकार को यहाँ पर उखाड़ फेंका गया। तख्ते पलट के बाद नेपाल के ही जनजी लोगों ने सभी चीज़ों को वापस से व्यवस्थित किया और अंतरिम सरकार के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया सुशीला कार्की को, जो नेपाल के मामले में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही है। तो ये भी इनकी एक खास स्थिति है। अब दरअसल यहाँ पर संसद को डिसॉल्व कर दिया गया, पिछली कैबिनेट को भी खत्म कर दिया गया। अब नए सिरे से अंतरिम सरकार काम संभालेगी और अगले साल 2026 के अंदर मार्च के महीने में यहाँ चुनाव संपन्न होंगे। उसके बाद यहाँ पर स्थायी सरकार बनेगी। तो एक नई व्यवस्था की तरफ, एक नए सुधार की तरफ बढ़ रहा है अब नेपाल। देखते हैं कि नेपाल के लोगों के लिए कितना कल्याणकारी चीज़ें होती हैं और कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। काफ़ी खास रहा है मामला। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में डिपेंड केस की जो पेंडेंसी है उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इस हफ्ते एक खास आर्टिकल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस है वो अब तक के हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, यानी कि 88,417 पहुंच चुके हैं। और ये जो केसेस की पेंडेंसी है ये अब तक की सबसे ज़्यादा हाई है, यानी कि अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस लंबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये एक ऐसे समय में हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में एक भी सीट खाली नहीं रखी जा रही है। लगभग बीते 3 सालों से लगातार ये प्रयास रखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ यानी कि 34 के 34 न्यायाधीशों के साथ में काम करे। जैसे ही कोई न्यायाधीश रिटायर भी हो जाता है तुरंत उसकी अपॉइंटमेंट भी कर ली जाती है। इसके अलावा एक खास सुधार जो बीआर गवई ने किया है वो ये किया है कि जो इनकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अंशकालीन समय के लिए खुला करेगा। और जिस समय छुट्टियों को समाप्त किया गया था और छुट्टियों के समय यानी गर्मियों के समय भी खोला गया सुप्रीम कोर्ट, उस दौरान भी उन्होंने काफी सुनवाई करी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वर्तमान में 88,417 केसेस टोटल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 69,553 केसेस ऐसे हैं जो सिविल है यानी कि दीवानी मामलों के हैं और वहीं सुप्रीम कोर्ट में 18,864 केसेस ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं। केवल बात इतनी ही नहीं है, दरअसल इसके पीछे का रीजन है कि मामलों को कम निपटाया जाना और ज्यादा मामलों का दर्ज होना। जैसे कि अगस्त के महीने का ही डाटा हम डिस्कस करें तो पता चलता है कि 7,080 मामले टोटल नए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वहीं 5,667 केसेस को ही उन्होंने सॉल्व किया। तो इस दौरान पता चलता है कि आप लोग महीने के मामले में 80% केसेस को ही सॉल्व कर पाए हैं और 80% केसेस को सॉल्व करने की वजह से अब 20% मामले जो यहाँ पर एक्सेस हुए हैं अब वो बढ़ गए हैं और वो लंबित की कैटेगरी में आ गए हैं। हालांकि चीज़ें अलग नहीं है, लेकिन अब तक का 2025 का डाटा ये बताता है कि केवल 2025 में ही 52,630 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और इन केसेस के मामले में अब तक 2025 में 46,309 केसेस को ही सुलझाया जा पाया है। तो मतलब दिन प्रतिदिन महीने पर महीने जो संख्या है पेंडिंग केसेस की वो बढ़ती जा रही है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो दबाव है वो भी काफी ज्यादा हो गया। अगर बात करें 2024 की तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 82,000 केसेस पेंडिंग थे और 2024 के बाद अब तक हम लोग 88,417 पहुंच चुके हैं और पता नहीं इस साल के समाप्त होते होते कितना ही ज्यादा चीजें रहेंगी। बट सुप्रीम कोर्ट पे काफी ज्यादा वर्कलोड है और इस दौरान जरूरी है एक बड़े सुधार की, जिससे कि चीजों को व्यवस्थित किया जाए और या फिर सुप्रीम कोर्ट अपना काम किसी और के साथ शेयर करे या किसी और प्रकार से चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और अगर ऐसे ही पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती रही तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव भी आ जाएगा और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो पाएंगी। और वैसे हम कहते हैं कि डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आपने न्याय में देरी करी है तो उसका मतलब ये है कि आपने एक प्रकार से व्यक्तिगत अन्याय ही किया है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात है भाई फिलहाल हमारी संसदीय समिति की। तो देखिए दरअसल हमारी एक संसदीय समिति थी, तो वो संसदीय समिति जो थी उसका पूरा का पूरा नाम है द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दरअसल आईटी के ऊपर ये बनाई गई थी हमारी एक समिति और इस समिति ने फिलहाल हमारी केंद्र सरकार को एक बड़ा सुझाव दिया है कि देखिए वर्तमान समय में तकनीकों से जुड़ी हुई चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज नए विश्व के तहत हम लोग एआई में आगे बढ़ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे बढ़ रहे हैं, अब दरअसल हम डीप लर्निंग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी। और अब आजकल फेक खबरों का फैलना, भ्रामक चीज़ों को फैलाना ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है एआई की वजह से, क्योंकि एआई कुछ भी तस्वीर बना सकता है, कुछ भी वीडियोज़ बना सकता है जो लोगों को भ्रमित भी कर सकता है और गलत धारणाएं भी फैला सकता है समाज में और लोगों के बीच। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अब एआई के लिए कुछ खास नियमों को तय करें और इसमें एक खास नियम हो सकता है कि एआई के उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक खास लाइसेंस की मान्यता निर्धारित की जाए, यानी कि एआई का उपयोग केवल वही व्यक्ति लीगली करेगा जिसका लाइसेंस है। जिसका लाइसेंस नहीं है अगर वो इस्तेमाल करता है तो इलीगल माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हम चीज़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो ये आने वाले समय में सभी के लिए सही रहेगा, वरना जिस प्रकार से फेक वीडियोज़ और फेक फोटोज़ बन रही हैं और डीप फेक का इस्तेमाल हो रहा है ये हमारे समाज के लिए चिंताजनक है और ऐसा हुआ है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीप फेक बनाया गया, ऐश्वर्या राय के एआई के ही माध्यम से कुछ गलत फोटोज़ बना दी गई, वीडियोज़ बना दी गई, जिसकी वजह से इनको
वो दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई। उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मामले से समय समय पर आते रहते हैं और उनकी फ़ोटोज़ को, ऑडियोज़ को यूज़ करके डीप फेक जनरेट किया जाता है, जो फेक होता है और लोगों के बीच में गलत धारणाओं को फैलाता है। हालांकि डीप फेक की खास बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग का इस्तेमाल करता है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है और ऐसी फेक वीडियोज़ और फोटोज़ को जनरेट करता है जो लगते प्रॉपर रियल है लेकिन वो गलत होते हैं, वो फेक होते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर के कुछ खास एक निर्णय दिया। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी ये। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मई के महीने में जो सुनवाई की थी वक्फ एक्ट को लेकर के, उसके प्रावधानों को लेकर के उस पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वक्फ कानून बनाया गया वो बिल्कुल ठीक है, उसको व्यवस्था में रखेंगे, हालांकि कुछ प्रावधानों के ऊपर रोक लगाई गई। जैसे कि जो मेन विवाद था वो मेन विवाद था वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स को शामिल किए जाने का, और नॉन मुस्लिम्स को शामिल करने के अलावा एक जो दूसरा यहाँ पर जो डिस्प्यूट चल रहा था वो दूसरा डिस्प्यूट चल रहा था वक्फ बाय यूजर को लेकर के। और तीसरा जो डिस्प्यूट था यहाँ पर वो डिस्प्यूट बना हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बनाना चाहता है तो इस दौरान ये जरूरी है कि वो व्यक्ति कम से कम 5 साल तक मुस्लिम धर्म में रहा हो, यानी कि इस्लाम में रहा हो। तो इन तीनों को लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 साल वाली कंडीशन है इसके ऊपर भी रोक लगाई और कहा है कि इसके लिए हमारे पास प्रॉपर निर्धारित मानक नहीं है कि कैसे ये होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को आप ऐड कर सकते हैं बोर्ड के अंदर और सेंट्रल लेवल पे आपको अगर ऐड करना है तो आप अधिकतम 4 लोगों को ऐड कर सकते हैं वक्फ काउंसिल में, और वहीं जो स्टेट के वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें अधिकतम 3 लोगों को नॉन मुस्लिम शामिल कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने कम से कम 2 मुस्लिम्स के होने की स्थितियां सुनिश्चित की थी कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम लोगों को तो शामिल किया ही जाएगा। तो सरकार ने 2 नॉन मुस्लिम कहा था, तो जिसको पूरी तरह से क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट लेवल पर 3 नॉन मुस्लिम रख सकते हो और सेंट्रल लेवल पे काउंसिल में आप 4 नॉन मुस्लिम रख सकते हो। केवल इतना ही नहीं, जो वक्फ बाय यूज़र का मामला था तो यहाँ सभी लोगों की ये चाहती है कि वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को सरकार खत्म करना चाहती है और सरकार ज़मीन हड़पना चाहती है। लेकिन दरअसल इस मामले में क्लैरिटी लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार आपकी ज़मीन को हड़पना चाहती है, प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहती है। आपको 102 साल पहले ही एक कानून के माध्यम से ये कह दिया गया था कि वक्फ की जो संपत्ति है उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी, सभी लोग रजिस्टर कर दिए। और जो पिछला कानून आया था, यानी कि जो कानून 1923 में आया था, उस कानून के तहत आपने चीज़ों को व्यवस्थित नहीं किया और अब तक वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं किया। हालांकि स्वतंत्रता पूर्व की कहानी को खत्म भी कर दे तो पिछला कानून 1995 में आया था जिसमें आपको कहा गया था कि वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करेगा। उसके बावजूद भी अपने चीज़ों में ढिलाई करी और आज की सच्चाई ये है कि वक्फ बोर्ड के पास जो 8 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है, 8 लाख से ज़्यादा की संपत्ति के मामले में 4 लाख संपत्तियाँ ऐसी हैं, 4 लाख से ज़्यादा संपत्तियाँ ऐसी हैं जिन संपत्तियों के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो कैसे वक्फ के पास में आई। तो इस दौरान स्थिति ये है कि अब जिन प्रॉपर्टी के मामले में डॉक्यूमेंट नहीं होगा, चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी, उस पर फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किसकी है और उस पर फिर जांच होगी पूरी तरह से। तो वक्फ बाय यूज़र को लेकर के प्रॉपरली चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो भाई, जो डॉक्यूमेंट है वो आप फॉलो कीजिए, प्रोसीजर फॉलो कीजिए और रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए प्रॉपर्टी का। केवल 5 साल वाला नियम है कि अगर आप वक्फ संपत्ति बनाना चाहते हैं कि आपकी संपत्ति है तो आप अपनी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहते हैं, बट इसमें नियम ये है कि 5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रोकते हैं क्योंकि नहीं क्लैरिटी कि 5 साल किस रूप में और क्या नियम है मुस्लिम प्रैक्टिशनर का या इस्लाम प्रैक्टिशनर का। इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स का होना प्रॉपरली अलाउ किया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ विवादित चीज़ें थी, बाकी कह दिया गया कि पूरा कानून सही है और पूरे कानून को व्यवस्था में रखा जाए, ये अच्छा होगा। इतना ही नहीं, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वक्फ बाय यूज़र को लेकर के कि बिल्कुल वैलिड है और चीज़ें रहनी चाहिए। तो वही चीज़ जो आपको मैंने बताई है अभी जस्ट अभी, वो सब कुछ इसमें शामिल है। अगली बात करते हैं, आधार इज पार्ट ऑफ स्टेट्यूट कैन बी यूज बाय वोटर्स। तो देखिए, बिहार का जो SIR का मुद्दा है वो काफ़ी लंबे समय से विवादों में बना हुआ है कि बिहार की SIR के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसा कि आदेश दिया था फिलहाल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने, बट 11 डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बड़ा विवाद था। और मेन मामला ये आ रहा था कि लगातार बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप SIR के लिए आधार को भी यूज़ कीजिए, बट लगातार यहाँ पर मना किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आधार कार्ड ना तो किसी के जन्म का प्रमाण है, ना ही ये निवास का प्रमाण माना जाता है और ना ही ये नागरिकता का प्रमाण है, तो इसको क्यों ही यूज़ करना है और क्या ही ज़रूरत है यूज़ करने की। अब इस मामले में फिलहाल क्लैरिटी लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह किया कि भाई आप यहाँ आधार को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दरअसल हमारे देश में जो चुनावों से संबंधित कानून है इसको नाम दिया गया है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। इस अधिनियम की एक धारा है 23(4). अगर आप इस धारा 23(4) को पढ़ेंगे तो धारा 23(4) ये कहती है कि अगर कभी भी मतदाता सूची में संशोधन कराना है, मतदाता सूची में किसी को नाम शामिल करना है या किसी को अपना नाम हटाना है, तो ऐसी स्थिति में
आप आधार को यूज़ कर सकते हैं, आधार को यहाँ मान्यता मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आधार को इस कानून में मान्यता मिली हुई है तो क्यों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए आप आधार को यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब भी यही है कि मतदाता सूची को शुद्ध करना, मतदाता सूची में नामों को जोड़ना या हटाना। तो आप आधार को यूज़ कीजिए और आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करने के लिए यहाँ पर स्थिति प्रस्तुत कर दी गई है। बात क्लियर है सभी को। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब यहाँ कुछ सुधार होगी। तो दरअसल हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने ये निर्धारित किया है कि अब वो ईवीएम में कुछ बड़े सुधार करने वाला है। हालांकि ईवीएम में जो बड़े सुधार होने वाले हैं वो दो अलग अलग स्थितियों में होने वाले हैं। जो पहली स्थिति है वो है फोटो की और जो दूसरी स्थिति है वो है टेक्स्ट की। तो अब ये दोनों में मामले में क्या किया जा रहा है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई देखो अब जितनी भी ईवीएम आएगी यानी कि बिहार के इलेक्शन से इसको लागू किया जाएगा और बिहार के इलेक्शन के बाद जितने भी देश में इलेक्शन होंगे उन सभी में भी ये प्रोसीजर फॉलो रहेगा। तो पहली बात तो ये कि जो फोटो रहेगी अब वो कलर फोटो रहेगी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करती थी कैंडिडेट की और ये कह दिया गया कि जो फोटो आप प्रिंट करेंगे ईवीएम के ऊपर उस फोटो का 3/4 हिस्से पर कैंडिडेट का चेहरा होना चाहिए ताकि उसकी पहचान सरलता से हो सके। तो पहली बात ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाई जाती थी जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन हुआ करती थी और पढ़ने वढ़ने में और चीज़ों को समझने में परेशानी हुआ करती थी। और जो लोग साक्षर नहीं है वो लोग चेहरे की पहचान करके ही ये देखते हैं कि कौन से उनका पसंदीदा उम्मीदवार है। इसके अलावा टैक्स को लेकर के भी इन्होंने चेंजेस किए हैं और टैक्स को लेकर के चेंजेस किए हैं। अब इनका ये कहना है कि देखो पहली बात तो जो हम लोग टैक्स अब रखने वाले हैं तो जो ईवीएम पे हम लोग नाम लिखते हैं कैंडिडेट्स का और सीरियल नंबर देते हैं तो नाम और सीरियल नंबर के मामले में अब जो एक बड़ा परिवर्तन होगा वो ये रहने वाला है कि अब दरअसल यूज़ किया जाएगा यहाँ पे जो न्यूमेरिक कंडीशन वो इंटरनेशनल फॉन्ट में होगा। ठीक है, तो जो इंडियन नंबर्स है उन नंबर सीरियल नंबर्स के मामले में इंटरनेशनल फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। तो इंटरनेशनल फॉर्मेट रहेगा और इंटरनेशनल फॉर्मेट के साथ ही अब जो भी टेक्स्ट मौजूद होगा ईवीएम के ऊपर वो पहली बात तो बोल्ड में होगा और साथ ही उसका जो साइज़ है वो साइज़ रहने वाला है 30। ये इन्होंने डिसाइड किया। तो ये दरअसल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिवर्तन है जो किया गया। इसके अलावा कह दिया गया है कि भाई RGM बेस्ड अब फिलहाल पिंक कलर का जो पेपर है वो यूज़ किया जाएगा यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली है उस मामले में। तो अब पिंक कलर के पेपर को ही यूज़ करते हुए चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इन्होंने परिवर्तन किया है ताकि जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पेपर मिले और क्वालिटी का पेपर के मामले में जो चीज़ें भी हों आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर भी हों और बहुत अच्छी भी हो। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी बढ़ जा रही है प्रिंटिंग की, क्योंकि अब इन सबकी प्रिंटिंग वगैरह भी होनी होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि देखो पहली बात तो यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो हमारे प्रिंटिंग के लिए जितने भी ऑफिसेज हैं उनका यूज़ किया जाएगा। हालांकि ज़रूरत पड़ती है और दिक्कतें होती हैं तो उस दौरान प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कि अब केवल और केवल ईवीएम की एक साइड पर 15 कैंडिडेट के साथ साथ में एक नोटा को रखा जाएगा, यानी केवल 16 सीरियल्स रहने वाले हैं। अगर 16 से अधिक है तो फिर इसको दूसरी साइड पे रखा जाएगा। ये सारे जो खास परिवर्तन है वो फिलहाल डिसाइड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने बिहार में होने वाले चुनाव के लिए। एक बड़ा और खास परिवर्तन की स्थिति है जिसको हमें पढ़ना समझना चाहिए और आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर जब आप चुनाव सुधार पूछे जाएंगे तो वहाँ चुनाव सुधारों में आप ये सारे सुधार भी वहाँ पर लिख सकते हैं, आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगली बात हम लोग कर लेते हैं फिलहाल पुडुचेरी की। तो दरअसल पुडुचेरी के जो बीजेपी है, ठीक है, तो उन्होंने फिलहाल कांटेक्ट किया है लॉ मिनिस्टर से और लॉ मिनिस्टर को कांटेक्ट करते हुए ये बोला है कि देखो भाई हमारे स्टेट में हो रही है बहुत ज़्यादा परेशानी, यानी कि यूटी में बहुत परेशानी हो रही है और दरअसल हमारा जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के लिए हमें जब कभी भी कोई मामला दर्ज करना पड़ता है, सुनवाई में जाना पड़ता है तो हमें जाना पड़ता है चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर। और चेन्नई जो मतलब हमें जाना पड़ता है मद्रास हाई कोर्ट में और जो मद्रास हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो चेन्नई के अंदर है। तो इस वजह से हमें अपने पुडुचेरी से एक लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है और इस लंबे डिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है जाने आने में और साथ साथ वहाँ रहने में, और खर्च के साथ साथ हमारा बहुत ज़्यादा समय भी व्यर्थ हो जाता है। और भारत की जो न्याय प्रणाली है वो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सुस्त है जिसकी वजह दिक्कतें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि देखो हमें पुडुचेरी में ही चाहिए, एक बेंच आप स्थापित कर दीजिए मद्रास हाई कोर्ट की, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि देखो जो पुडुचेरी के अंदर जितने भी लॉयर्स हैं या एडवोकेट्स हैं उन सारे एडवोकेट्स का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो एडवोकेट्स केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सीमित रह पाते हैं और वो उनको कभी भी हाई कोर्ट के अंदर काम करने का मौका नहीं मिलता। अगर वो हाई कोर्ट में काम करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा। और केवल बात हाई कोर्ट में एडवोकेसी की ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट में अगर कभी बात ये होती है कि प्रमोट होकर के जज बन जाए कोई व्यक्ति, तो पुडुचेरी के लोग इस मामले में भी पीछे रह गए। केवल पुडुचेरी नहीं बल्कि कराईकल, माहे और यनम के लोगों के साथ में भी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इन सभी को चेन्नई जाना बड़ा महंगा पड़ता है और बहुत दूर पड़ता है। तो इन दोनों ही पक्षों के लिए आप एक काम कीजिए, पुडुचेरी में फिलहाल एक बेंच बना दीजिए मद्रास हाईकोर्ट की, जिससे कि स्थानीय लोगों को लाभ हो सके। तो फिलहाल इन्होंने जो ये एप्लीकेशन है वो सौंप दिए हैं अभी हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल को। अब इसके ऊपर बातचीत करेगी केंद्र सरकार, राष्ट्रपति से बातचीत करेगी, सीजेआई से बातचीत होगी और मद्रास हाईकोर्ट की सीजेआई मतलब मद्रास हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी बातचीत होगी और उसके बाद में फिर अंत में फाइनल किया जाएगा। और इसके लिए जब बेंच बनानी होगी तो बेंच बनाने की अधिसूचना जारी की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब ये चीज़ें जो होंगी वो इस प्रोसीजर
में रहेंगी। बाकी आप लोग को ये सब कुछ ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी हाईकोर्ट की बेंच बनती है तो वो किस प्रक्रिया से बनती है। अगली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और सऊदी अरब की। तो देखिए भैया, आपको मैंने समझाया था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के एक बड़ा ही खास समझौता किया है, और इस खास समझौते की बात यह है कि दरअसल अब पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब, इन दोनों ने फॉलो किया है नाटो के फॉर्मेट को। और नाटो के फॉर्मेट को फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश पे हमला हुआ तो दोनों देश उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसके बाद दोनों देश मिलकर के उस हमले का जवाब देंगे। अब पाकिस्तान के मामले में फिलहाल यहाँ पर भारत के लिए चिंताओं की स्थिति बढ़ गई है कि भाई भारत के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर कभी भी भारत और पाकिस्तान का संघर्ष होता है तो इस दौरान सऊदी अरब उसको मदद कर सकता है, क्योंकि समझौते की शर्त तो यही है। हालांकि ये समझौते का खास पहलू ये भी है कि जब कभी भी संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में केवल दूसरा देश मदद ही नहीं करेगा, बल्कि ये बात भी है कि अगर सऊदी अरबिया को कभी भी संघर्ष में जरूरत पड़ती है परमाणु हथियार की, तो उसे वो परमाणु हथियार भी पाकिस्तान प्रदान कर देगा। इस हद तक इन लोगों ने समझौते को कंप्लीट किया। हालांकि इस समझौते के पीछे मेन रीजन भारत नहीं है, दरअसल मेन रीजन है इजराइल। तो दरअसल इजराइल की स्थिति ये रही है कि इजराइल का जिस प्रकार से वेस्ट एशिया के अंदर अभी संघर्ष को फेस किया है, तो शुरुआत तो हमास ने की थी जब इजराइल के ऊपर हमला किया था, लेकिन इजराइल के ऊपर हमला होने के बाद इजराइल ने वेस्ट एशिया के आसपास मौजूद 6 अलग अलग देशों को काउंटर किया है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जिसके अंदर यमन भी शामिल है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कतर भी शामिल है, सीरिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। तो इन अलग अलग देशों को काउंटर करने के बाद क्या हुआ है कि अब हाल ही में एक इस्लामिक देशों की बैठक हुई थी। तो इस्लामिक देशों की बैठक हुई थी कतर के दोहा पे किए गए हमले के बाद, क्योंकि दरअसल कतर के दोहा में एक बैठक चल रही थी जहां पर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले का एक चीफ मौजूद था। तो अब दरअसल इजराइल का टारगेट था कि उस चीफ को मारा जाए, लेकिन वो बच के निकल गया, 6 लोगों की जान चली गई। अब इन सभी इस्लामिक देशों ने बैठक करके ये फाइनल किया है कि कैसे भी इजराइल को रोका जाए और इजराइल को काउंटर करने के लिए एक नीति हो। तो पाकिस्तान ने ही सुझाव किया था कि नाटो की तरह फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं और इस्लामिक नाटो बना लेते हैं, चीज़ें ठीक रहेगी सभी देशों की सुरक्षा के लिए और शांति भी हो जाएगी और सहयोग भी हो जाएगा। तो इस बात को मानने वाला पहला देश सऊदी अरब रहा है और दोनों देशों ने ये सहयोग के तहत चीज़ें पूरी की हैं। हालांकि सऊदी अरब से पूछा गया कि भाई भारत का आपके मामले में क्या रुख है, तो सऊदी अरब का कहना है कि भारत का संबंध तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मामले में भी हमारे ऊपर खतरे आ चुके हैं। और वहीं मेन टारगेट तो जो है वो इजराइल इस पूरे के पूरे समझौते में बना हुआ है। हालांकि आर्थिक और सांस्कृतिक के साथ साथ जो युद्ध की स्थितियां हैं उस मामले में तो सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले से ही लगातार सहयोग में रहते हैं, और अब एक नए सहयोग की स्थिति यहाँ इनके बीच में देखने को मिल भी जा रही है। तो ये इन लोगों की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं आगे होगा क्या। हालांकि इस मामले में हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन जो रणधीर जायसवाल है, उनका ये कहना है कि भारत को इस मामले की सूचना है कि इन्होंने कोई अग्रीमेंट किया। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस अग्रीमेंट की सूचना के बाद भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिलहाल इस समझौते के तहत ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के मामले में ये समझौता किस प्रकार के खतरे उत्पन्न कर सकता है और आने वाले समय के लिए हमें किस प्रकार से तैयार रहना होगा, जो कि देखा जाएगा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात है इंडिया स्टडिंग डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी पैक्ट वॉज टू गार्ड इट्स इंटरेस्ट। तो आपको बताया कि भाई भारत अभी स्टडी कर रहा है कि क्या प्रभाव होने वाले हैं इसके, तो देखेंगे बाद में कि भारत क्या कहता है। इसके अलावा फिलहाल अमेरिका ने भारत के खिलाफ फिर एक नई नीति अपनाई है, जहां पर चाबहार पोर्ट को जो सैंक्शन से मुक्त रखा गया था, अमेरिका का कहना है कि फिर दोबारा अब चाबहार पोर्ट पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। दरअसल चाबहार बंदरगाह ईरान का एक खास बंदरगाह है और ईरान के इस खास बंदरगाह पे एक टर्मिनल है, शहीद बहिश्ती टर्मिनल। उस बंदरगाह के प्रबंधन अधिकार भारत के पास है। तो भारत मैनेजमेंट राइट तो रखता है, और अमेरिका ने भारत की ही वजह से शहीद बहिश्ती टर्मिनल और चाबहार बंदरगाह को कुछ खास मामलों में प्रतिबंधों से छूट दे रखी थी कि चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज करके चलना है। अब दरअसल हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरी की पूरी कहानी में अमेरिका ने अब चीज़ों को फिर से बदला है और अपने रुख को पूरी तरह से बदलते हुए 2018 में जिन सैंक्शन से छूट दी थी, अब दोबारा से वो सैंक्शंस लगा दिए हैं चीज़ों में गड़बड़ करते हुए। तो भारत को फिलहाल बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि भारत ने 400 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर चीज़ों को सोचा था, और 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के मामले में लगभग 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। भारत के व्यापार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान भी है चाबहार बंदरगाह, क्योंकि ये भारत को पश्चिम के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है, अरब में प्रदान करता है पहुंच। बट भारत को यहाँ बड़ा नुकसान होगा अमेरिका की इस नीति से। तो पहले जो नीतियाँ इस्तेमाल करता था अमेरिका, बट अब यहाँ चीज़ें बदल गई हैं। हालांकि अभी अमेरिका के एक्सपर्ट का ये कहना है कि अमेरिका भारत के ऊपर से टैरिफ को समाप्त कर देगा, नवंबर 30 तक ये सब डिसीजन हो जाएंगे। बट इस प्रकार का डिसीजन सामने आना भारत के लिए थोड़ा सा गड़बड़ की ही बात है। और वहीं देखने वाली बात यह है कि एक दूसरी न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने दरअसल भारत की कुछ कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया और कह दिया है कि इसके जो संस्थापक है और सीईओ है, अब उनको अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी, वीज़ा रद्द कर दिया। क्योंकि अमेरिका का आरोप यह है कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां इलीगली फेंटेनाइल की तस्करी कर रही हैं और तस्करी की साजिश में शामिल हैं अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से अंतिम रूप से फिलहाल अमेरिकी प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब इसको हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो जिन कंपनियों का नाम इसमें शामिल है उसमें पहली कंपनी है रक्सीटर केमिकल्स और दूसरी है एथोस केमिकल्स। तो इन दोनों कंपनी के जो हेड लोग हैं, जो संस्थापक वगैरह, उनके ऊपर आरोप है कि आप अमेरिका में फेंटेनॉल की तस्करी करा रहे हैं। ये एक दर्द निवारक दवा होती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। ठीक है,
इसके साथ आप लोग के लिए खास बात यह है कि भाई स्टडी IQ ने शुरू किया है एक खास सेल आपके लिए, जहां KL लाइव कोड यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और ये केवल 20 सितंबर तक के अवेलेबल है। तो जहां आपको डिस्काउंट मिल रहा है 7,499 में, बैच मिल रहा है गोल्ड, प्लैटिनम मिल रहा है 13,999 में, डायमंड 16,999 में। तो एक बड़ी छूट है जो कि जनरली नहीं मिलती, बट आप फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही 2026 वालों के लिए लास्ट बैच का ऑप्शन है, इसका 2026 का बैच खत्म हो जाएगा। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ की। जैसे कि पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सारी G7 देशों को बोला है और यूरोपियन देशों को बोला है कि रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए आप उन सभी देशों पर भी सैंक्शन लगाइए जो रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। रशिया के व्यापार को तोड़ना जरूरी है। तो इस दौरान भारत को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत रशिया के मामले में एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और G7 और यूरोपीय देशों से यह कहना है कि आप सैंक्शन लगाई है, जो कि काफी ज्यादा गड़बड़ की स्थिति में भारत को डाल सकता है। हालांकि केवल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही है, बट अभी ऐसी चीजें नहीं हुई है। बट नाटो के देश, साथ साथ G7 देश और यूरोप के देश इस पूरे आदेश के अंदर शामिल रखे गए हैं। और केवल बात अब भारत तक ही नहीं बल्कि चाइना के लिए भी कहा गया कि उसके ऊपर भी टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो भी बड़ा व्यापार करता है। इसके अलावा भाई हमारी केंद्र सरकार ने PLI स्कीम को फिर दोबारा व्हाइट गुड्स के लिए शुरू कर दिया है 14 अक्टूबर तक के लिए। व्हाइट गुड्स में शामिल है AC और LED। तो पहले भी भारत सरकार ने बेनिफिट दिया था 2021 में काफी सारे लोगों को, और फिर दोबारा स्थिति जो है इसमें बेनिफिट देने के लिए दोबारा से इसको ओपन कर दिया गया है 14 अक्टूबर तक के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ऐसे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है जहां बैम्बू से एथेनॉल बनाया जाता है। तो ये काम हुआ है फिलहाल एक, ये जो खास काम हुआ ये हुआ है नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट में, जो है गालाघोट के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, गोलाघाट। और ये चीज़ें क्या है कि ना, ये पूछे जा सकती है कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो गुवाहाटी का मामला है और असम के अंदर गालाघाट के मामले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट में उद्घाटन करते हुए ये स्थिति सामने आई कि बैम्बू से यहाँ पर एथेनॉल को बनाया जाएगा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात है कि तमिलनाडु सरकार ने ऑर्फेन बच्चों के लिए, जिनके माता पिता या फिर कोई एक नहीं है पेरेंट्स के मामले में, उनके लिए एक नई स्कीम शुरू की है। और इस नई स्कीम को नाम दिया है अम्बू करंगल प्रोग्राम, जहां पर सरकार ने यह फैसला किया है कि जो ऑर्फिन बच्चे हैं उनकी पूरी शिक्षा का खर्चा उठाया जाएगा, और साथ ही इन बच्चों को हर महीने 2,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे कि ये बच्चे ठीक ठाक जीवन जी सकें और शिक्षा में भी इनको मदद हो सके। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी पॉश में शामिल किया जाए, क्योंकि कार्यस्थल हैं और बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जहाँ उनके साथ में उत्पीड़न से बचाव के लिए कोई भी कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट देते हुए कहा है कि देखिए, पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल पार्टी को आप वर्क प्लेस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ आपको मालिक और कर्मचारी का संबंध नहीं देखने को मिलता। पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रकार के जो दल होते हैं, ये ग्रुप सारे एक प्रकार से समाज सेवा के लिए बनाए जाते हैं, और इनके अपने जो मेन एजेंडा होता है वो पॉलिटिक्स का होता है। यहाँ पर ना तो प्रॉपर काम करते हैं और ना ही काम करने के बाद सैलरी की उम्मीद करते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ होता नहीं है। तो इसलिए इसको हम शामिल नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से कि अब यहाँ प्रॉपर हम लोग पौष को शामिल करना, और साथ साथ जो यहाँ पर आंतरिक जांच समिति वगैरह बनाई जाती है, वो शिकायत समितियाँ बनाई भी यहाँ नहीं जा सकती। तो खड़े कसौटी पर नहीं उतरता है फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी पौष के लिए। अगली इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दिक्कतें हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर CCTV वर्किंग नहीं है, प्रॉपर CCTV वर्किंग रहने चाहिए। और दूसरी खास बात यह है कि कई बार ऐसा आता है कि CCTV से छेड़छाड़ कर दी जाती है पुलिस कर्मियों के द्वारा। तो उनका ये कहना है कि अब पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ऐसा रूम डेवलप करना चाहिए जहां पर जो हमारे CCTV हैं वो सारे CCTV ऑटोमेटिकली ही चलें, और जब कभी भी किसी भी CCTV में गड़बड़ आए तो वो अलर्ट भेजे और अलर्ट भेज के उसको तुरंत ठीक किया जाए। और पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार होना चाहिए कि कोई भी उसमें इंटरफेयर ना कर पाए, छेड़छाड़ ना हो सके इसके साथ में। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसराइल को लेकर के UN के एक पैनल ने कहा है कि इसराइल दरअसल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। तो पहले लोग कहते थे, NGO कहते थे, पहली बार है कि UN ने इस बात को माना है। इसके अलावा भारत के अंदर सीमा पार से ड्रग की तस्करी बड़े स्तर पर हो रही है, और ड्रग की तस्करी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 की बात करें तो 2021 में केवल 3 मामले ऐसे आए थे पाकिस्तान से ड्रोन के मामले में ड्रग तस्करी भारत में की गई थी, लेकिन 2024 में ये मामले बढ़ करके 179 हो गए, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इस मामले में हीरोइन, गांजा, चरस, ड्रग्स जो भी हो सकता है वो सब कुछ इसमें शामिल है। तो चिंता की बात है, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। इसके अलावा यूनेस्को के मामले में भारत अब ये चाहता है कि यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज जो है, तो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में छठ पूजा को भी शामिल किया जाए। तो अब तक भारत के 15 ऐसे हमारे तत्व हैं जो अब तक इसमें शामिल हैं, और कहा जा रहा है कि छठ को इस साल शामिल कराने के लिए भारत पूरा प्रयास कर रहा है। तो भारत ने कुछ देश के अलग अलग अधिकारियों से बातचीत की है, और बातचीत करके फिलहाल सरकार ने उनको समर्थन मांगा है। सबने सरकार को समर्थन दिया भी है। तो उम्मीद है कि जल्द अब छठ को शामिल कर लिया जाएगा यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर ऑफ हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर फिलहाल पूरे देश में घोषणा
घोषणा की है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, शादियां भी शुरू होने वाली है, तो देश में लोकल को अपनाएं, जिससे कि घरेलू उत्पादकों को भी लाभ होगा और साथ ही देश का पैसा देश में ही इस्तेमाल होगा, हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। तो पहला जो पीएम मित्र पार्क है उसको उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के धर में। तो ऐसे 7 पार्क बनाए जाएंगे और 7 पार्क होंगे, उसमें जगह हैं अलग अलग, तमिलनाडु का विरुधनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटक का कलबुर्गी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और महाराष्ट्र का अमरावती। तो टोटल 7 पार्क बनाए जाएंगे पीएम मित्र पार्क, जो आने वाले समय में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। महिलाओं के लिए एक खास प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसको नाम दिया गया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जहां पर महिलाओं का पूरा हेल्थ चेकअप होगा और उनको बीमारियों की पहचान करने में और साथ साथ उसका समाधान करने में काफी ज्यादा मदद होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी केंद्र सरकार किसानों को जेल में डालने के लिए कानून क्यों नहीं बनाती, क्योंकि किसान जिस तरह से पराली को जलाते हैं तो पराली जलाना दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, तो इस वजह से उन जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको जेल में डालें। तो केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, कि हमारे ऐसी नीति नहीं है कि किसानों को हम जेल में डालें, हमारी नीति ये कहती है किसानों को साथ लेके चलना है और उनको समझाना और चीज़ों को व्यवस्थित करना है। इसके अलावा दिल्ली के जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि दिल्ली में जल्द ही SIR शुरू होगा, तो माना जा रहा है कि अक्टूबर में या जनवरी में SIR शुरू हो सकता है। 2002 का इलेक्टोरल रोल जारी किया गया, जिसको आधार मानते हुए पूरा SIR किया जाएगा और BLO को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है। बांग्लादेश से हिल्सा फिश आई है, हालांकि बैन है, लेकिन बांग्लादेश ने 1200 टन की हिल्सा फिश को भारत में भेजने के लिए अप्रूव किया है। फिलहाल अभी 10 ट्रक आए हैं जो 50 टन हिल्सा फिश लेकर के आए और ये काम ऐसे ही 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है। वेस्ट बंगाल में इसका खास चलन रहता है। उत्तराखंड के चमोली में आ गई है बाढ़, जिसकी वजह से 2 लोग की जान चली गई और 7 मिसिंग है और उत्तराखंड में इस प्रकार की प्रलय बार बार आ रही है। फिलहाल हमारे जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनका कहना है कि हम लोग आर्मी के लिए ईगल इन द आर्म की नीति को अपना रहे हैं, यानी कि हर एक हमारा जो सैनिक है वो सैनिक अब फिलहाल ड्रोन चलाने की क्षमता सशक्त होगा और केवल ड्रोन चलाना सबको ही नहीं आएगा, बल्कि इसके अलावा ड्रोनों के प्रति जो हम लोग को सुरक्षा चाहिए उस प्रतिरक्षा के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इसके साथ ही रियल मनी गेमिंग के ऊपर अब प्रॉपर ऑफिशियल बैन 1 अक्टूबर से लग जाएगा, यानी कि नियम लागू हो जाएगा, ये अनाउंसमेंट हुई है। और साथ ही ताइवान और अमेरिका मिलकर एक संयुक्त कंपनी एंड्रिल के तहत अब एक फिलहाल मिसाइलों को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, साथ ही अंडर वाटर ड्रोन्स को डेवलप करने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग को KL लाइव बता दिया मैंने कि कोड यूज़ करना है स्टडीआईक्यू का किसी भी ऑफर को लेने के लिए, कोई भी कोर्स लेने के लिए, जो 20 सितंबर तक के लिए आपको मिशन सक्सेस सेल में मिल रहा है। तो KL लाइव आपके लिए खास है हमेशा, जब कभी आप कोई भी कोर्स या बैच लेना चाहते हैं। साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे, और साथ ही आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ आपको PDF शेयर होती है। टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया से। तो बस फिलहाल आज वीकली सेशन में इतना ही। जो इंपॉर्टेंट बातें की जानी थी वो सारी हो गई हैं अच्छे से डिस्कस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से इसी प्रकार से क्लियर होती रहेंगी। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।